वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं हिंदी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समास को, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड्स भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करके कोई भी एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हैं, यदि उस एग्जामिनेशंस में हिंदी सेक्शंस में समास के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो डेफिनेटली आप सही करके आइएगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसे आप कुछ ही सेकंड में आंसर्स कर पाएंगे। मतलब देखेंगे और आंसर्स करेंगे, समास को कैसे पहचानना है। तो आपको मैं सारा फैक्ट्स बताऊंगा, परिभाषा, भेद, इसके अलावा जितने भी ट्रिक्स बनते हैं वो सारे बताऊंगा। और बहुत ही ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है, तो बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर ढंग से पहले यहाँ पर मैं परिभाषा लिखा हूँ, फिर भेद लिखा हूँ, उसके बाद जितने भी अलग अलग भेद हैं उसके एग्जाम्पल के साथ आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। देख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से टेलीग्राम को ज्वाइन करके ये डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए सभी फैक्ट्स को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर समास क्या होता है, समास की परिभाषा क्या होता है, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली समास की परिभाषा ही पूछ लिया जाता है। तो देखिए, समास का परिभाषा बहुत ही आसान है। समास उसे कहते हैं, देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्द को मिलकर जो सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, ठीक है, तो इसमें दो शब्द है, जैसे गंगा है और जल है, ठीक है, तो दो शब्द मिलकर यहाँ पर गंगा जल बना है, यानी यह समास हो गया। गंगा जल क्या है? समास है। अब इसमें ही पूछ दिया जाता है कि ये कौन सा समास है, तो मैं आपको बताऊंगा, बस आप धैर्य बनाकर वीडियो को देखते रहिए। जैसे राजपुत्र है, तो यानी राज भी एक शब्द है और पुत्र भी एक शब्द है, इन दोनों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाया गया है राजपुत्र, जिसे समास कहते हैं। अब समास विग्रह क्या होता है? समास को क्या है? तोड़ना, दो पदों में तोड़ना समास विग्रह होता है। जो समासिक पद होते हैं, मान लीजिए ये समासिक पद है गंगा जल, इसे दो पदों में तोड़ दिए आप तो वो समास विग्रह हो गया। जैसे गंगा जल है, इसका गंगा का जल गंगा जल होता है। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, तो क्या है? ये समास का विग्रह होता है, इसे तोड़ देना, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको समास में एक मिलेगा पूर्व पद, एक उत्तर पद। इसका मतलब आप लोग समझिए पहले। देखिए, पूर्व पद का मतलब होता है प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। और उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा पद। जैसे गंगा जल में अगर पूछा जाएगा कि पूर्व पद क्या है, तो गंगा क्या है? पहला पद, जिसे पूर्व पद कहा जाएगा। जल क्या है? ये उत्तर पद है। तो आप लोग समझ गए कि पूर्व पद मतलब पहला पद, उत्तर पद का मतलब दूसरा पद। अब कहीं भी पूर्व पद लिखा रहेगा तो वहां पर समझिएगा कि पहला पद, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स, अब डिस्कस कर लेते हैं समास के भेद कितने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो देखिए, जितने भी समासिक पद दिया रहेगा, पूछेगा कि ये जो शब्द लिखा है कौन सा समास है, ठीक है। तो आपको इसी में से 6 में से बताना है कि कौन सा है, ठीक है। तो मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे आपको पहचानना है समासिक पद को। चलिए, सबसे पहले हम लोग अव्ययीभाव समास को डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे पहचानेंगे। कोई समासिक पद दे दिया जाएगा तो उसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये अव्ययीभाव समास है। तो इसका ट्रिक यह है कि जिस समासिक पद का पहला पद छोटा, प्रधान और उपसर्ग होता है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगा, उपसर्ग होता है। जिस समासिक पद में प्रथम पद जो होता है, यदि आपको उपसर्ग दिखे तो वो अव्ययीभाव समास समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है प्रतिदिन। प्रतिदिन में कौन सा पूछा जाएगा? प्रतिदिन कौन सा समास है? तो बोलिएगा अव्ययीभाव समास। क्यों? इसे मान लीजिए समास विग्रह कीजिएगा तो प्रति प्लस दिन होगा, ठीक है। तो प्रति इसमें क्या है? उपसर्ग है। जैसे आजन्म है, तो आजन्म को विग्रह कीजिएगा तो आ प्लस जन्म टूटेगा, तो इसमें आ क्या है? तो उपसर्ग है, ठीक है। और फिर देखिए, सहर्ष को आप इसको तोड़िएगा तो इसमें स और प्लस हर्ष है ना, तो स इसमें क्या है? उपसर्ग है। यथा संभव में क्या है? यथा प्लस संभव, यथा प्लस संभव मिलकर ही यथा संभव बना है, तो इसमें यथा क्या है? उपसर्ग है। यहाँ पर देखिए, प्रतिकूल में प्रति जोड़ कूल, यानी प्रति यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है। यानी जिस समासिक पद में प्रथम पद क्या हो? उपसर्ग हो,
वो अव्ययीभाव समास होता है। तो अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर डेफिनेशंस क्यों नहीं बता रहे हैं, तो आप लोग डेफिनेशंस बना सकते हैं इस तरह कि जिस समास में पहला पद छोटा, प्रधान और उपसर्ग होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखिए, इसमें एक और नोट कर लीजिएगा बात को, एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे हाथों हाथ, मान लीजिए दे दिया जाएगा हाथों हाथ, पूछा जाएगा कि हाथों हाथ कौन सा समास है, तो बोलिएगा अव्ययीभाव समास है। दिनों दिन, रातों रात, ये सभी क्या है, तो ये अव्ययीभाव समास का ये उदाहरण है। अब चलिए नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। काफी डिफिकल्ट लोगों को लगता है लेकिन बहुत आसान है, यदि आप लोग समझिएगा तो बहुत आसान है। देखिए फ्रेंड्स, तत्पुरुष समास को पहचानने का बहुत ही आसान ट्रिक है। इसमें क्या होता है ना कि दूसरा पद छोटा होता है, प्रधान होता है। आपने देखा कि अव्ययीभाव समास में पहला पद छोटा होता था और प्रधान होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद छोटा और प्रधान होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कारक चिन्ह का लोप। यदि आप कारक चिन्ह का लोप देख लिए तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये तत्पुरुष समास है। जैसे मान लीजिए, एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, राजपुत्र। तो जैसे राजपुत्र में मैं बोलूंगा कि ये राजपुत्र जो है ये तत्पुरुष समास है। आप बोलेंगे कैसे, तो देखिए इसको समास विग्रह कीजिए पहले राजपुत्र को। तो जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र होता है ना, तो इसमें राजा का जो लगा है ना, यही कारक चिन्ह होता है, इसी का लोप रहता है, यानी ये साइलेंट हो जाता है समासिक पद में। तो इसको आप लोग पहले जो समास विग्रह कीजिएगा उसमें पहले देखिएगा कि कौन सा कारक लगा है, ठीक है ना। उसको यदि आप पहचान लेंगे ना, तो आप मालूम चल जाएगा कि हाँ ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, देखिए क्या है ना, कारक के 8 भेद होते हैं और उसका अलग अलग सिंबल होता है। ठीक है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंधन काके की, अधिकरण में, पर संबोधन हे हरे। लेकिन यहाँ पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितना, 6। कारक के कितने, 8 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 होते हैं। देखिए कर्ता और लास्ट वाला संबोधन ये हट जाता है, बाकी सभी रहता है। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंधन तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ये तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इसमें जैसे जो कर्म तत्पुरुष में होता है, को जो होता है ना, कारक चिन्ह का लोप रहता है। कर्ण तत्पुरुष में से के द्वारा ये कारक चिन्ह का लोप रहता है। संप्रदान में के लिए कारक चिन्ह का लोप रहता है। आपादान से जो मान लीजिए अलगाव का कोई बात होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो मान लीजिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो मान लीजिए कोई पूछ ही लिया आपसे कि आप बताइए कि ये कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आप बोलेगा कि आपादान तत्पुरुष समास है। अगर यहाँ पर देखिए संबोधन काके की, यहाँ पर लोप रहता है इसका कारक चिन्ह का, अधिकरण में पर इस कारक चिन्ह का लोप रहता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से और थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। जैसे मान लीजिए राजकुमार दे दिया जाएगा, राजकुमार को दे दिया, पूछा जाएगा कि ये कौन सा समास है, तो आप बोलिएगा कि तत्पुरुष समास है। वैसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आपको ये नहीं बताना है कि संबंध तत्पुरुष समास है, आपको सिर्फ पूछेगा कि कौन सा ये समास है, तो आपको बोलना है कि तत्पुरुष समास है, उसके भेद वाला नहीं पूछा जाएगा। तो राजकुमार जो है ना, तो ये तत्पुरुष समास है। कैसे, क्योंकि आप इसको समास विग्रह कीजिएगा तो राजा का कुमार होगा, इसमें का क्या है, का कारक चिन्ह का लोप है। राजपुत्र में इसको तोड़िएगा तो राजा का पुत्र, यानी का इसमें भी कारक चिन्ह का लोप है। या यश प्राप्त, यानी यश को प्राप्त, इसमें को जो कारक चिन्ह है इसका लोप है। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, इसमें से जो कारक चिन्ह है इसका लोप है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यहाँ के लिए जो है ये कारक चिन्ह का लोप है यज्ञशाला में। पाप मुक्त, पाप मुक्त में पाप से मुक्त, यानी से कारक का लोप है। शिवालय यानी शिव का आलय, इसमें का कारक का लोप है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, यानी में कारक का यहाँ पर लोप है। तो जो जिस भी आपको कोई भी समासिक पद में आपको कारक चिन्ह मतलब वहाँ पर क्या मिले, साइलेंट मिले, तो उसको तत्पुरुष समास समझिएगा। अब चलिए नेक्स्ट है कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है, इसको पहचानने का बहुत ही आसान ट्रिक होता है। इसमें क्या होता है ना कि पूर्व पद क्या होता है, विशेषण होता है। मैं आपको बताया था पूर्व पद का मतलब प्रथम पद, और इसमें उत्तर पद यानी दूसरा पद विशेष होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि विशेषण और विशेष से क्या होता है भाई, तो मैं आपको एक यहाँ पर सेंटेंस से क्लियर करता हूँ। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा गया है, दिन बहुत गर्म है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द विशेष है और कौन विशेषण है। तो देखिए, जो किसी और शब्द की विशेषता बतलाए
वो विशेषण होता है। जैसे दिन बहुत गर्म है तो गर्म है, यहाँ पर गर्म क्या बतला रहा है कि दिन गर्म है, मतलब दिन की विशेषता बतला रहा है कि दिन बहुत गर्म है। तो मतलब दिन की विशेषता बतला रहा है गर्म, तो गर्म क्या है, विशेषण है। और विशेष जो क्या होता है कि जो मतलब खुद की विशेषता बतलाता है दिन, तो ये विशेष होता है। तो ये विशेष और विशेषण समझ गए। और देखिए कर्मधारय समास को पहचानने का एक और ट्रिक है, बहुत आसान है ये। विग्रह करने पर, मान लीजिए कोई भी समासिक पद का आप समास विग्रह कीजिएगा तो बीच में है जो के समान ये आता ही आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चरण कमल, ये समासिक जो पद है इसको आप लोग विग्रह कीजिएगा तो कमल के समान चरण, उसे चरण कमल कहा जाता है ना। तो यहाँ पर बीच में क्या रहा है, के समान, के समान आ गया, यानी ये कर्मधारय समास है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, है जो आ गया बीच में, यानी ये कर्मधारय समास है। मृगनयन, मृग के समान, के समान आ गया बीच में, तो ये क्या है, कर्मधारय समास। लालमणि, लाल है जो बीच में आ गया, यानी कर्मधारय समास। तो ये बहुत आसान तरीका है अगर ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं। अब फिर यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ, ये चरण और कमल, मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें कौन सा विशेषण है और कौन विशेष है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि प्रथम पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है। तो देखिए प्रथम पद यहाँ पर चरण जो क्या है, ये विशेषण है। क्यों, क्योंकि ये कमल की विशेषता बतलाता है कि कमल के समान आपका चरण है, यही बता रहे हैं। मतलब दूसरे की विशेषता कर रहे हैं कि मतलब कमल के जैसा ना आपका पैरवा दिख रहा है, इस तरह। मतलब ये दूसरों की विशेषता जो बतलाए वो विशेषण होता है। तो ये विशेष और विशेषण में आपको मतलब कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए द्विगु समास, द्विगु समास को पहचानने का बहुत ही आसान ट्रिक है। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये डिफिनेशंस बता दूं कि इसमें क्या होता है। पूर्व पद जो होता है ना, संख्या वाला शब्द होता है। पूर्व पद का मतलब प्रथम पद जो होता है संख्या वाला शब्द होता है। आपको यहाँ पर द्विगु, गु का मतलब गुणा करना, ऐसे समझिएगा। अब ट्रिक मैं बता रहा हूँ, द्वि का मतलब गुणा करना। गुणा कीजिएगा तो कोई भी संख्या आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर संख्या की बात हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग समझते हैं चौराहा, तो चौ मतलब चार, है ना, चार राहों का समूह चौराहा बोला जाता है। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह त्रिकोण बोला जाता है। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। यानी आप देख रहे हैं कि जो प्रथम पद है ये संख्या वाला शब्द है, तीन तीन चार चार। तो ये सभी जितने भी संख्या वाला जो पहला पद होता है ना, अगर आपको संख्या वाला दिखे तो क्या होता है, द्विगु समास होता है। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया आपको। देखिए द्वंद्व समास, ये तो और आसान से द्वंद्व समास। इसका ट्रिक ये होता है, आप थोड़ा सा ये याद कर लीजिएगा, दोनों पद क्या होता है इसमें समान होता है और दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, पूछ दिया जाता है कि कौन से समास में दोनों पद प्रधान होता है, तो आपको बताना होगा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है। देखिए द्वंद्व का मतलब क्या है, जैसे महाभारत रामायण में द्वंद्व युद्ध होता था, राम जी में हुआ, मतलब ऐसे राम जी से और रावण में जब युद्ध हुआ तो द्वंद्व युद्ध हुआ, काफ़ी ज़्यादा मतलब मारधार हुआ। तो यहाँ पर द्वंद्व का मतलब क्या है, एक दूसरे का उल्टा। जैसे राम ने मतलब उल्टा की बात हो ना, रावण से मतलब ऐसे लड़ाई झगड़ा किए। जैसे पाप, आप मान लीजिए पाप कीजिएगा तो क्या होगा, पाप का उल्टा क्या होगा, पुण्य होगा। सुख का उल्टा दुख होगा। मतलब आपको यहाँ पर देखने के मिलेगा अपोजिट वर्ड। ठीक है, अपोजिट शब्द मिलेगा। पाप पूर्ण, पाप और पुण्य, सुख दुख, गुण दोष, माता पिता, ये सभी क्या है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। मतलब एक दूसरे का उल्टा होना। ठीक है, एक दूसरे का उल्टा होता है यहाँ पर द्वंद्व समास में। तो आई होप कि ये भी आप लोग समझ गए। अब देखिए बहुव्रीहि समास है, ये लास्ट समास है। इसका ट्रिक है सब, ये भी आसान ही है। इसमें कोई भी पद जो होता है प्रधान नहीं होता है और सबसे इसका मतलब तरीका होता है पहचानने का आसान, कि विग्रह कीजिएगा ना, मान लीजिए कोई समासिक पद रहे उसे विग्रह कीजिएगा ना, कोई तीसरा अर्थ निकल के आता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण समझिए, चतुर्भुज है यहाँ पे, तो इसको समास विग्रह कीजिए तो इसमें चार भुजाएं हैं जिनकी, चार भुजाएं हैं जिनकी अर्थात विष्णु जी। ठीक है, चार भुजाएं हैं जिनकी यानी चतुर्भुज, चतुर्भुज किसे बोला जाता है, विष्णु जी को, यानी तीसरा अर्थ निकल के आता है। ठीक है ना, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसको कहते हैं लंबोदर जी, तो गणेश जी को, यानी तीसरा अर्थ निकलता है इसमें। दशानन, दस है आनंद जिसका, तो दशानन, दस है आनंद जिसका, किसके बोलते हैं, रावण को। ठीक है, उसी तरह नीलकंठ, नील है जिसका कंठ, नीलकंठ होता है ना, तो नील है जिसका कंठ, यानी तीसरे को ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, यानी शिव को दर्शा रहा है। नीला है जिसका कंठ, यानी शिव भगवान को है ना कंठ नीला, तो यहाँ पर तीसरा अर्थ निकल के आता है। तो आई होप कि आपको ये जो मेरा ट्रिक है आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं संधि का कराने वाला हूँ, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। उसको भी बहुत ही आसान
ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा। तो बस आपको चैनल से जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।